ये हमारा एक रैखिक मांग वक्र है। रैखिक मांग वक्र मतलब लीनियर डिमांड कर्व है, सीधा सा दिख रहा है कि लाइन है। और इसको हम लोग इसके जो भी समीकरण लिखते हैं कुछ इस तरह से लिख देते हैं। डीपी का मतलब क्या हुआ कि डिमांड, यानी कि कितनी आप मात्रा की मांग कर रहे हो वो किस पर निर्भर कर रही है, प्राइस पर। और ये बराबर मान लिया ए माइनस बी टाइम्स पी। पी क्या है, हमारा प्राइस है, और ए और बी कुछ कांस्टेंट्स हैं, कुछ नियतांक है। अब क्या मतलब हुआ, अगर आप राजा बाबू इसमें पी क्या कर दो, जीरो कर दो, तो ये तो टर्म पूरा जीरो हो गया, तो बचा ए। इसका मतलब जब प्राइस शून्य है तो कितनी मांग की जा रही है, तब ए मांग की जा रही है, तो यहां पर आ जाएगा ए। अच्छा, और इसी तरह आपने क्या किया कि आपने मांग हमारी शून्य कर दी, तो मांग शून्य कहां पर हो रही है, जहां पर ये वाला बिंदु हो रहा है। तो ये बिंदु कब मिलेगा, देखिए अगर आप इसको शून्य कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बीपी, यही तो है। तो माइनस बीपी इधर ले आओगे तो बीपी हो जाएगा बराबर ए के। तो प्राइस कितना प्राइस होगा जब आपकी मांग शून्य हो जाएगी, तो आ जाएगा ए बटे बी। यानी कि जो हमारा ऊर्ध्वस्तर है, यार इसको ऊर्ध्वस्तर भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, वर्टिकल भी बोलते हैं, जो बोलना है बोल लो यार, क्या फर्क पड़ता है। ये हो गया आपका ए बटे बी, समझ रहे। तो ये हमारा वो बिंदु है जब इतनी कीमत हो जाएगी, कितनी, इतनी, तो हमारी मांग जो है वो शून्य हो जाती है। क्यों, क्योंकि मांग इतनी मात्रा की आप मांग कर रहे हो, और यहां पर जब आप पहुंच जाओगे तो वास्तव में मात्रा कितनी हो जा रही है, शून्य हो जा रही है। ठीक है, यही हमारा मूल बिंदु, यहाँ पे शून्य लिखा भी है। अब क्या हुआ, अब हम लोग को बात क्या करनी है, रैखिक मांग वक्र की बात नहीं करनी है। ये हमारे चैप्टर में था, मैंने इसको डायरेक्टली कवर नहीं किया था, मैंने बोला था किसी को समस्या हो तो बता देना। अब यहाँ पर ऑलरेडी आगे कवर हो ही जा रहा है, बस इतना सा ही है। और नॉर्मली आप ये समझिए कि जो हमारा ये मांग वक्र है ना, ये वास्तविक जीवन में नहीं होता है। हमारा जो मांग वक्र है वो भी एक कर्व ही रहता है, इस तरह का ही बनता है। ठीक है, इधर प्राइस रहती है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, मात्रा। अब क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग दिशा में लोच की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लोच। और लोच आपको पता है लोच क्या होती है, लोच का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, तो क्या आ रहा था, लोच का फॉर्मूला आ रहा था डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी, यही तो था, डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी, ये हमारी लोच थी। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ जगह पर लोच देखते हैं। क्या करते हैं, कुछ जगह पर लोच देखते हैं। कोई भी एक रैंडम पॉइंट यहां पर मान लीजिए ले लिया, ठीक। अब इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, लोच निकालनी है। अच्छा, तो यहां पर जब हम लोच निकाल रहे हैं तो एक तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, और लोच का मतलब क्या होता है, लोच का मतलब होता है कि आप कुछ परिवर्तन कर रहे हो। तो किसमें परिवर्तन कर रहे हो, प्राइस में आपने परिवर्तन किया। तो आपने मान लीजिए यहां से परिवर्तन करके आप यहां पहुंच गए, ठीक। तो यहां पर लोच क्या थी, यहां पर आपका प्राइस जो है वो मान लीजिए आपने पी मान लिया, और जो क्वांटिटी यानी मात्रा की मांग थी वो क्यू हो गई। और जब आपने क्या किया, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो यहां पर जो प्राइस है वो मान लीजिए पी धन डेल्टा पी, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो प्राइस में परिवर्तन क्या किया, डेल्टा पी का किया, और साथ में उसी के करेस्पॉन्डिंग यानी कि उसी के अनुसार एक और परिवर्तन हो रहा है, किसमें, मात्रा में। और वो कितना है राजा बाबू, वो यहां पर आ गया। तो ये आप इसको क्यू प्लस डेल्टा क्यू लिख दो। हालांकि आपको देख रहा है कि ये क्यू से छोटा है, लेकिन हम लोग डेल्टा क्यू परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और डेल्टा क्यू निगेटिव भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो अगर आप क्यू में कोई नकारात्मक मान जोड़ोगे तो क्यू से छोटा हो जाएगा, सीधी सी बात। अब क्या करते हैं, अब हमें क्योंकि पता है क्या कि ये जो हमारा डिमांड कर्व है ना, इसका एक फॉर्मूला दे रखा है हमें, तो डीपी जो है वो ए माइनस बी टाइम्स पी था। अच्छा, तो ये दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। ये दोनों ही बिंदु कैसे हैं, जो हमारी इस रेखा को संतुष्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो डीपी लिखा हुआ है ना, वो क्या है, डिमांड है प्राइस पी पर, और इसी को हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्यू बराबर ए माइनस बीपी भी लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में मात्रा दिखा रहे हैं, उसको या तो आप डीपी लिख लो और आप यहाँ तो यहाँ पर क्यू लिख लो। तो हम लोग यहाँ पर क्यू लिख के बात चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो लोच का फॉर्मूला पढ़ा हुआ उसमें हम लोगों ने डेल्टा क्यू और क्यू के टर्म्स में बात की हुई थी, तो वही नोटेशन हम लोग यहाँ पर भी रीयूज कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हमें पहली बात तो पता है कि यार पहला बिंदु जब हमारी इस लाइन पर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि Q बराबर A माइनस बी टाइम्स P, ये तो होगा ही होगा। साथ में Q प्लस डेल्टा Q, ये जो भी बिंदु है उसको हम लोगों ने क्या दे बोला हुआ है, उसमें प्राइस जो है वो P प्लस डेल्टा P है, और आपकी मात्रा क्या है, मात्रा है Q प्लस डेल्टा Q। तो ये बिंदु भी इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, Q प्लस डेल्टा Q ये बराबर हो जाएगा A माइनस बी, P की जगह हो जाएगा P प्लस डेल्टा P। ये आ गया समझ में। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब इसमें से जो दूसरा समीकरण उससे पहला वाला समीकरण हमने घटा दिया,
तो यहाँ पर क्यू है प्लस डेल्टा क्यू है और ऊपर क्यू है, तो ये वाला अगर क्यू चला जाएगा तो इससे ये वाला क्यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल्टा क्यू बच गया। अच्छा यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी है, तो ए से कट गया, ठीक, ये भी कट दिया। अब क्या हुआ, यहां पर आपके पास बचा हुआ है माइनस बी पी, ठीक है, पूरा खोल के लिखता हूं, माइनस बी इंटू पी, माइनस बी इंटू डेल्टा पी, और उससे आप माइनस बीपी घटा रहे हो, यानी कि घटा रहे हो क्या, माइनस बी इंटू पी, ठीक है, घटा रहे हो और माइनस बीपी को घटा रहे हो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तभी ये कट जाएगा। और ऐसे सोच लो कि माइनस बीपी से आपको माइनस बीपी ही घटाना है, माइनस बीपी से बीपी नहीं घटाना है, माइनस बीपी से माइनस बीपी घटाना है, तो वो पूरा पूरा कट करके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, डेल्टा क्यू बराबर माइनस बी इंटू डेल्टा पी आ गया। यहां से क्या किया आपने, यहां से आपने डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी कर दिया, तो आपको मिल गया माइनस बी। ये आपका तीसरा समीकरण आ गया। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग अपने मांग की जो लोच थी ना, उसका फॉर्मूला क्या था, याद करिए, उसका फॉर्मूला था हमारा, जब हम लोग सापेक्ष रूप से निकालते थे तो ऐसे आता था, है ना, वो क्या आता था, अच्छा अभी सापेक्ष वाला निरपेक्ष मान हटा दीजिए, आप ऐसे देखिए, तो ये क्या आता था हमारा, ये आता था डेल्टा क्यू बटे क्यू इंटू डेल्टा, क्या हो जाता था, इसमें आप भाग दे रहे होते थे तो ऊपर हो जाता था पी, नीचे हो जाता था डेल्टा पी। इसी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा क्यू और डेल्टा पी को एक साथ कर लोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये हो गया, हो गया। अब देखिए, अब आपको डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी तो मिल ही गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, माइनस बी, और साथ में पी को अगर आप पी रखो और क्यू को क्या रख दो, क्यू को आप ए माइनस बीपी रख दो, क्योंकि क्यू इसके बराबर ही तो है, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए, ठीक है, थोड़ी सी गणित हो रही है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल आसान इक्वेशन है, इनको हम करते चले आएंगे तो आराम से मिल जाएगा। तो इसी में अगर हम क्या कर देते हैं, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी है, उसकी जगह तो हम क्या रख सकते हैं, माइनस बी रख सकते हैं, तो वहां पे रख दिया हमने माइनस बी आ गया। अब साथ में क्या हुआ, इंटू पी इंटू क्यू, इंटू क्या है, पी बाई क्यू, पी को हमने रख दिया पी और क्यू की जगह क्या रख दिया, ए माइनस बी पी, और पूरे में गुणा है तो ये पूरा हो जाएगा आपका, ये आपको क्या मिल गई, लोच, ये आपका लोच आ गई, ठीक, ईडी आ गया। ईडी अभी हम लोगों ने निरपेक्ष मान नहीं निकाला है, यही निकाल लिया है। अच्छा, अब इसको आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना करके आपको समझाता हूं, बहुत आसानी से आपको सारी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी कि हम लोगों ने ये सब किया है, पूरी मेहनत की है, क्यों की है। ये हमारा आ गया है ईडी बराबर माइनस बीपी बटे ए माइनस बीपी। अब इसमें कुछ भी मत देखो, सीधे ये सोचो कि अगर आप यहां पर पी को शून्य रख दो, क्या कर दो, पी यानी प्राइस आपका शून्य हो जाएगा, अगर प्राइस शून्य हो जाएगा तो हमारा पूरा अंश जो है इस भिन्न का वो शून्य हो गया, और शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शून्य मिलेगा। इसका मतलब अगर प्राइस 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस शून्य हो तो आपका ईडी कितना आ जाएगा भाई साहब, वो भी शून्य आ जाएगा, समझ गए। और इसका मतलब ये समझो कि हमारा ये जो मांग वक्र बना हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, इसमें प्राइस शून्य यहां पर है ना, तो मांग वाला जो रेखा है वो उस पर बिंदु ये आ रहा है, यानी कि इस बिंदु पर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर हमें मिल जा रहा है ईडी बराबर शून्य। और ईडी बराबर शून्य का मतलब क्या हुआ, ईडी बराबर शून्य का मतलब हुआ कि इस बिंदु पर जब प्राइस शून्य है वहां पर पूरी तरह से बेलोचदार है मांग, पूरी तरह से मांग क्या है, बेलोचदार, मतलब आप प्राइस में कितना भी परिवर्तन करेंगे, जो मांग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, तो ये बात हमें समझ में आ गई, एक ये चीज बन गई। ऐसे ही आप देखो कि अगर आप क्या करो, जो माइनस बीपी है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, ए बटे बी से गुणा कर दिया, यानी कि प्राइस की वैल्यू आपने क्या रख दी, प्राइस अगर आपने रखा है ए बटे बी, तो ए माइनस बी और पी की जगह आप रख दोगे ए बटे बी, तो बी से बी कट जाएगा, तो ए माइनस ए बचेगा, और ए माइनस ए का मतलब होगा शून्य। तो अगर हर में शून्य आ गया, समझ है ना, ये भिन्न है, ये ऊपर का अंश है, ये हर है, और हर क्या हो गया, शून्य। अगर हर शून्य हो गया इसका मतलब कि उसका मान क्या हो गया, अनंत हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो यानी कि ईडी आपको कब मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, अनंत मिल जाएगा। कब, जब आपका ये हो जाएगा अनंत। कब हो जाएगा अनंत, जब आपने पी रखा है ए बटे बी, है ना। कैसे हो जा रहा है, अच्छा देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, माइनस बी पी है बटे ए माइनस बी, और पी की जगह आपने रख दिया ए बटे बी, तो बी से बी तो कट गया, अब ए से ए जाएगा तो शून्य हो जाएगा, और किसी भी संख्या में आप शून्य से भाग देंगे तो क्या हो जाता है, अनंत मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों मैंने बताया, सीधे सीधे ये 2 पॉइंट्स क्यों बताए, ये 2 पॉइंट्स इसलिए बताए यार कि देखो ये पॉइंट है आपका ए बटे बी, जब प्राइस ए बटे बी हो रहा है, यानी कि यहीं पे तो हो रहा है, देखिए यहां पर प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है,
और अधिकतम हो पा रहा है यहाँ पर A बटे B। ये अधिकतम प्राइस है, इसके ऊपर जो भी प्राइस है उस पर मांग शून्य है। तो जब हमारी एकदम मैक्सिमम प्राइस हो चुका है, जब मांग एकदम शून्य पहुंच गई है, उस बिंदु पर जो लोच है वो कितनी हो गई, अनंत हो गई। इसका मतलब यहां पर अनंत लोच है। तो आप प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे ना, उसके हिसाब से क्वांटिटी में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, है ना। वो कैसे अंतर आ जाएगा कि आप थोड़ा सा प्राइस, पहले तो आपकी शून्य थी, क्या थी, शून्य क्वांटिटी, जैसे ही थोड़ी सी बढ़ाओगे उसमें कुछ ना कुछ तो खरीदेगा इंसान, तो शून्य से आप भाग दे रहोगे, तो इस वजह से हमें अनंत मिल जाती है। तो अब जो मेन पॉइंट है, एनालिसिस वाला पॉइंट है, जहां पर हमें दिखना स्टार्ट होता है, वो पॉइंट अब आ गया है। और वो पॉइंट क्या राजा बाबू, वो पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम इस मांग वक्र की बात कर रहे हैं ना, यहां पर तो आपकी ईडी शून्य है, यहां पर आपकी ईडी जो है वो हो गई अनंत। तो इसका मतलब यहां से लगातार ईडी बढ़ती जा रही है क्या, लगातार बढ़ती जा रही है क्या, लगातार बढ़ती जा रही है क्या। और वो लगातार बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, इसको देखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि मिड पॉइंट पर निकालते हैं। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु। तो इस रेखा पर जो बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु होगा वो क्या होगा, उस पर हम लोग निकालते हैं। तो उस पर जब हम लोग निकालते हैं, तो अभी जब निकालेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, ठीक है। तो उसको करके ही देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपको जो प्राइस है वो A बटे B है और यहाँ पर शून्य है, तो इसका जो बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा A बटे B। और इसको आप क्या करोगे, 2 से भाग दे दोगे, 1 बटे 2 से गुणा कर दोगे, तो A बटे 2B। तो जब प्राइस की वैल्यू इतनी होगी तो वो हमारा बिल्कुल मध्य बिंदु होगा। तो उस मध्य बिंदु पर अगर वो मध्य बिंदु इस रेखा पर है तो इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा। तो यहां पर हम लोग वही पॉइंट डाल देते हैं। तो वो डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q बराबर क्या था, A माइनस B इंटू P था, तो P की जगह क्या हो गया है, P की जगह आपको पॉइंट आ गया A अपॉन 2B, ये आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, B से B कट जाएगा, तो A से क्या कट जा रहा है, A बटे 2, मतलब A से A माइनस 2 कट जा रहा है, तो Q आपको क्या मिल जा रहा है, A बाई 2 मिल जा रहा है, ठीक। और सीधी सी बात है कि मध्य बिंदु की जब बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ का भी सेंटर पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ का जो भी सेंटर पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिल जा रहा है, वो हमें मिल जा रहा है A बटे 2, ठीक, A बाई 2 आ गया। अब इस बिंदु पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लोच की। लोच क्या होगी, तो लोच का जो फॉर्मूला है वो हमारे ये निकल के आ चुका था, माइनस बी इंटू पी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी टाइम्स पी। इसमें सीधा सीधा डाल देते हैं, तो आप इसमें सीधा सीधा क्या डालोगे, पी की जगह क्या डालोगे, ए अपॉन 2b। यही तो हमारा मध्य बिंदु है, इस वाले जो भी ये लाइन है इसमें मध्य बिंदु हमारा ये आ रहा है। अब वो मध्य बिंदु जब हम डालते हैं तो देखिए माइनस बी ए अपॉन 2b, और इसको किससे भाग कर रहा है, बहुत आराम से देखना, a माइनस क्या है, b टाइम्स p, तो b टाइम्स p a अपॉन 2b। b से b कैंसिल हो गया, यहां वाला b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस a बाई 2, और नीचे क्या बच रहा है a माइनस a बाई 2, यानी कि a से आप आधा a घटा दे रहे हो, तो क्या मिल जा रहा है सीधे सीधे a बाई 2, और ऊपर मिल रहा है आपको माइनस a बाई 2, तो माइनस a बाई 2 में आप a बाई 2 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 मिल जाएगा, ऋण 1 मिल गया। अब ऋण 1 तो तब मिल रहा है जब आप उसका कुल जो वास्तविक मान है, सापेक्ष मान है, वो देख लो। निरपेक्ष मान देखोगे तो क्या कर दोगे, इसमें मॉड लगा दोगे, तो यहां पर ये मॉड लग जाएगा, तो यहां पर माइनस 1 की जगह आपको 1 मिल जाएगा। और समझिए इसीलिए हम लोगों ने इकाई लोच को अलग से पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा कोई भी रैखिक मांग वक्र है ना, उसका जो बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु है, कोई भी बिंदु है जो बीचों बीच का, मान लीजिए यही मान लेते हैं, और ये आपका यहां पर a बाई 2 जो है मान लीजिए इधर आ जाता है, ये है, मान लिया, तो ये बिंदु जो है यहां पर आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको ईडी का मॉड 1 मिल रहा है। ईडी तो आपको माइनस 1 मिल रहा था, वो तो होगा ही, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो अब समझिए कि यहां पर जो एकदम नीचे है वो ईडी है 0, उसके बाद बिल्कुल बीचों बीच में ईडी आपको मिल जाता है 1, और जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ईडी क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, जबकि इस लाइन का स्लोप जो है वो हमेशा कांस्टेंट है ना। तो कोई भी रैखिक मांग वक्र में स्लोप यानी कि प्रवणता और उसके लोच दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। और समझते जाइए कि हम लोगों ने क्या बात की थी, सारी चीजें यहां पे दिख जाएंगी, बहुत अच्छे से देखना। यहां पर ईडी है 0, इसका मतलब पूर्णतया बेलोचदार है, और जैसे जैसे 1 से कम रहता है वो भी क्या होता है, बेलोचदारी होती है, लेकिन पूर्णतया नहीं होती, कुछ लोच आ जाती है, बट फिर भी हम उसको बेलोचदार बोलते हैं। तो आप यहां से बढ़ते जाओगे आपको बेलोचदार रहेगी, उसकी लोच बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही आप 1 पर पहुंच जाओगे तो आपको इकाई लोच मिलेगी, और उसके ऊपर को तो हम बोलते हैं लोचदार। तो लोचदार रहेगी लोचदार रहेगी लोचदार रहेगी, और जैसे ही प्राइस 0 होने वाला होगा वहां पर आप पहुंचते पहुंचते इसकी लोच अनंत होने लगेगी, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, अब एक चीज और भी बोली जा सकती है, प्रश्न आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में आता है, सत्य और असत्य में आता है, कि जो रैखिक हमारा मांग वक्र है उसमें क्या हमेशा जो लोच है वो निश्चित रहती है, एक रहती है, नहीं, बदलती रहती, लगातार हर पॉइंट पे बदल रही है। अच्छा, तो कुछ ऐसे मांग वक्र भी होते हैं क्या जहां पर लोच बदले ना, मतलब जो भी लोच है फिक्स रहे, ऐसे होते हैं क्या, ऐसे होते हैं, और उनको अब हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है, तो उनको भी देख रहे थे कि लोच कब कब ऐसी होगी जब नहीं बदल रही होगी। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।